हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 23 दिसंबर और आज के हमारे क्लास में नियर अबाउट 7 से 10 न्यूज है जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए इनका टॉक्स स्टार्ट हो गया है। ये फाइनल हो जाएगा 2026 तक में। इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, इंडिया को न्यूजीलैंड का मार्केट का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, मतलब बिना ड्यूटी यानी कि बिना कोई टैक्स दिए न्यूजीलैंड के मार्केट में इंडिया अपना सामान बेच सकेगा और न्यूजीलैंड भी सेम इंडिया में कर सकेगा। अच्छा, इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, 5 साल के अंदर नियर अब आगे के 5 साल 2031 तक में इंडिया क्या करने का 5 बिलियन ट्रेड बायलैटरल ट्रेड करने वाला है न्यूजीलैंड के साथ। मतलब दोनों देश मिलकर आपस में 5 बिलियन का अपना ट्रेड करने वाला है अगले 5 साल तक में। न्यूजीलैंड और भी कमिट किया है क्या, अगले 15 साल तक में न्यूजीलैंड 20 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है इस इंडिया के मार्केट में। ठीक है, आगे देखते हैं इसी के साथ किस किस एरिया में कॉर्पोरेशन हुआ है। आयुष में, कल्चर में, फिशरीज, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज, ये 5-6 सब्जेक्ट में इन दोनों कंट्री के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। अच्छा, जो इंडिया का राइस, वेट, डेयरी ये मार्केट सब है, इन मार्केट में न्यूजीलैंड को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इन मार्केट को भी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रख दिया जाए तो इंडिया का फार्मर्स का बहुत ज्यादा नेगेटिव नुकसान होने हो सकता है। इसीलिए इन मार्केट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ और कुछ देख लेते हैं। इंडिया का और न्यूजीलैंड का ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देख लेते हैं। 2024-25 में इंडिया न्यूजीलैंड को 711 मिलियन का सामान बेच चुका है और न्यूजीलैंड से इंडिया 587 मिलियन का सामान खरीद चुका है। इसीलिए इंडिया और न्यूजीलैंड का जब ट्रेड देखा जाता है तो यहाँ पर ट्रेड सरप्लस मिलता है, मतलब इंडिया खुद का सामान ज्यादा बेचता है और न्यूजीलैंड से कम सामान खरीदता है। और एक होता है ट्रेड डेफिसिट। जब कोई भी कंट्री सामान खरीदे ज्यादा और बेचे कम, तब हो जाता है ट्रेड डेफिसिट। नॉर्मली इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट रहता है, क्योंकि इंडिया चाइना से ज्यादा सामान खरीदता है, इंडिया इंपोर्ट चाइना से ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट जो रहता है इंडिया चाइना को कम कर पाता है। इसीलिए वहाँ इस चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखा जाता है। और यहाँ पर न्यूजीलैंड, यूएसए इन सब कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है नॉर्मली। तो 2024-25 में इंडिया का सरप्लस था कितना, 123 मिलियन इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। ऐसे ही पिछले हर साल के अंदर 23-24 में, 22-23 में, 21-22 में हर साल क्या है, ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, और देख लेते हैं न्यूजीलैंड को किस किस एरिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। शिप, मीट, वूल, कोल और 95% फॉरेस्ट्री वुड और वुड आर्टिकल, मतलब जितने भी लकड़ी के सामान है उन उनमें से 95% एरिया और शिप, मीट, वूल और कोल, इन चारों एरिया में न्यूजीलैंड को इंडिया में फ्री एक्सेस मिलेगा। न्यूजीलैंड इन सामानों को इंडिया में फ्री ड्यूटी फ्री बेच सकता है। और कुछ कुछ फ्रूट है, कीवी फ्रूट, वाइन, सी फूड, चेरीज एक्सेट्रा, ये फ्रूट्स को भी इंडिया में न्यूजीलैंड बिना ड्यूटी पे किए बेच सकता है। लेकिन डेयरी सेक्टर में कोई फ्री ट्रेड नहीं दिया जा रहा है, कोई फ्री एक्सेस नहीं दिया जा रहा है न्यूजीलैंड को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है डीआरडीओ का एक सिस्टम को लेकर। अच्छा, रिसेंटली एक फार्म है, कौन सा, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये क्या है, हैदराबाद बेस्ड एक एरोस्पेस और डिफेंस फार्म है, जिसे क्या मिल चुका है, एक्सेस मिल चुका है डीआरडीओ से। ठीक है, डीआरडीओ से इसे एक्सेस मिल चुका है किस चीज के ऊपर, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम का टेक्नोलॉजी के लिए इनको एक्सेस मिल चुका है।
अच्छा, ये क्या है? ये एक सिस्टम है जिसे यूज करके प्रिसाइज तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा किसी भी चीज को अटैक किया जा सकता है। इनमें से इनको दो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल चुका है। एक किससे? एक डीओडीओ लैब से, डीआरडीओ लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, ये डीआरडीओ के अंदर एक सिस्टम है जो हैदराबाद बेस्ड है। इस सिस्टम के अंदर से ये अपोलो सिस्टम को, अपोलो फार्म को क्या मिलेगा? 10 किलोवाट लेजर डीडब्ल्यूएस सिस्टम का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा ईओ ट्रैकिंग सिस्टम का। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो विजुअल और इंफ्रारेड से किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है। ठीक है। और इनका ये ये टेक्नोलॉजी कौन शेयर करेगा? डीआरडीओ का जो लैब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ का है? देहरादून का। ये लैब ये अपोलो फार्म को ये ईओ ट्रैकिंग सिस्टम ट्रांसफर करेगा, ट्रैकिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और डीडब्ल्यूएस ट्रैकिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर करेगा? चेस, ये ट्रांसफर करेगा अपोलो को डीडब्ल्यूएस सिस्टम का टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज की तरफ। हमारा आज का थर्ड न्यूज है इंडिया का कोर सेक्टर को लेकर। अच्छा, इसमें जो न्यूज में बताया जा रहा है, इंडिया का कोर सेक्टर 1.8% से ग्रो किया है नवंबर में। लास्ट ईयर का नवंबर में जितना था उनसे 1.8% से ज्यादा हो चुका है इस ईयर का नवंबर में। इसी के साथ जान लेते हैं इंडिया का 8 कोर सेक्टर कौन कौन सा है। इलेक्ट्रिसिटी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये है इंडिया का 8 कोर सेक्टर। अच्छा, इनमें से जो है पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं इंडिया का इकोनॉमी में। अच्छा, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? पेट्रोलियम। रिफाइनरी प्रोडक्ट, सॉरी पेट्रोलियम नहीं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये रहता है सबसे ज्यादा वेटेज, कितना? 28.04% के करीब। ठीक है। सेकंड पे रहता है कौन? इलेक्ट्रिसिटी, ये है सेकंड, कितना? 19.85%। थर्ड पे रहता है स्टील, ये है थर्ड, इनका कितना रहता है? 17.92। फोर्थ पे रहता है कोल, कितना? 10% के आसपास, 10.33%। उसके बाद रहता है क्रूड ऑयल, ये रहता है 8.9% के आसपास। उसके बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के पास 6.8% के आसपास। उसके बाद सीमेंट, सीमेंट रहता है कितना? 5.37%। और उसके बाद रहता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कितना रहता है? फर्टिलाइजर रहता है 2.63%। ये था हमारा आज का थर्ड न्यूज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी को लेकर। अच्छा, इंडियन नेवी में अभी रिसेंटली एक शिप शामिल हुआ है। कौन सा? आईएनएस अंजादीप, आईएनएस अंजादीप। ये क्या है? एक थर्ड शिप है। कौन सा? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इंडिया के इंडियन नेवी में 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एएसडब्ल्यू सी ये ज्वाइन होने वाला है। उसमें से थर्ड है कौन सा? अंजादीप। ठीक है। ये किसने बनाया है? ये जीआरएसी बनाया है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। ये कहाँ का कंपनी है? ये कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है। अच्छा, ये शिप का लेंथ कितना है? 77 मीटर का लेंथ है ये शिप का। और ये डिलीवरी कहाँ पर किया है? चेन्नई में किया है। चेन्नई में इस शिप को डिलीवर करा गया है इंडियन नेवी के पास। ये शिप का जो नाम रखा गया है, ये शिप का नाम किसके ऊपर रखा गया है? अंजादीप आइलैंड, जो एक कर्नाटक के कोस्ट में, जो कर्नाटक के करवार कोस्ट में जो एक आइलैंड है अंजादीप आइलैंड, उसी का नाम पे इस शिप का नाम रखा गया है। अच्छा, इंडिया के पास एक पेतिया क्लास का कॉर्वेट शिप था जिसका नाम था क्या? आईएनएस अंजादीप। उसी का नाम को उसी उस वो शिप 2003 में डिकमीशन हो गया था। तो उसी का नाम को फिर उसी नाम से इस शिप को फिर से लॉन्च किया गया है। ठीक है। अच्छा, अंजादीप है 115 नंबर शिप जिसे जीआरएसी बनाया है। जीआरएसी अभी तक 115 शिप बनाया है जिसमें से 115 नंबर के कौन सा है? अंजादीप। और 77 नंबर शिप है जो इंडियन नेवी को जीआरएसी डिलीवर किया है।
ये था इस न्यूज रिलेटेड पूरा करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान को लेकर। अच्छा, पाकिस्तान क्या किया है? पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट 24 एमओयू साइन किया है। किस चीज के ऊपर? आईटी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, आईटी सेक्टर के ऊपर। इसमें से क्या किया जाएगा? 300,000 30 लाख पाकिस्तानी यूथ को एआई और डिजिटल आईटी सेक्टर में उनको ट्रेन किया जाएगा। किसके द्वारा? बेजिंग मतलब चाइना के द्वारा। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है और इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। बस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और फ्रांस का एक एग्रीमेंट को लेकर। इंडिया का एक कंपनी है, कौन सा? इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड। ये क्या है? एक मिनी रत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, ये इंडिया का कंपनी है। ये क्या क्या है? कोलैबोरेशन किया है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ। ये क्या है? ये एक फ्रांस का कंपनी है। इनके साथ कोलैबोरेशन करके टू हाई प्रिसीजन कॉम्बैट प्रूवन डिफेंस सिस्टम, एक डिफेंस सिस्टम, दो डिफेंस सिस्टम लिए ये दोनों कोलैबोरेशन किया है। कौन कौन सा? इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और फ्रांस का सफरन सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस लिमिटेड। ये दोनों मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है दो डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। कहाँ पर? इंडिया में। कौन कौन सा देख लेते हैं नाम। सिग्मा 30N और CM3MR। सिग्मा 30N क्या है? ये एक जायरो जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसे क्या किया जाता है आर्टिलरी गन में और एयर डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल राडार ये सब में यूज किया जाता है ताकि प्रिसाइज तरीके से एनिमी का जितने भी वेपन है या फिर कोई भी प्लेन एयरक्राफ्ट इसे प्रिसाइज तरीके से अटैक किया जा सके। और दूसरा है CMS3। ये क्या है? ये एक फायरिंग साइट है जिसे आर्टिलरी गन में और एंटी ड्रोन सिस्टम में यूज किया जा सके। सिग्मा जो है इसे तब भी यूज किया जा सकता है जहां पर जीपीएस का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। ठीक है, इसी के साथ एक और दिया गया था BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भी एक सफरान के साथ एक जॉइंट प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, कौन सा? हैमर मिसाइल, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक हैमर मिसाइल है जो एयर टू ग्राइंड ग्राउंड वेपन है जिसे एयरक्राफ्ट से यूज किया जा सकता है ये हैमर मिसाइल को। तो ये कौन कौन जॉइंट डेवलप करने वाला है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सफरान। ये दोनों मिलकर हैमर सिस्टम को बनाने के लिए जॉइंट एग्रीमेंट किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है नीति आयोग को लेकर। अच्छा, नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया है। कौन सा? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। ये था रिपोर्ट का नाम। तो वन लाइनर में आ सकता है इंटरनेशनल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल पॉलिसी रिकमेंडेशन। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ये रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये रिपोर्ट में इंडियन हायर एजुकेशन का इंक्रीमेंट करने के लिए और या फिर स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। टोटल में 22 रिकमेंडेशन दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? इन रिकमेंडेशन क्या सजेस्ट करता है इंडियन गवर्नमेंट को? ये रिकमेंडेशन इसलिए दिया गया है इम्बैलेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी, मतलब इंडिया से जितने भी स्टूडेंट इंडिया के बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर इंडिया के बाहर जितने भी स्टूडेंट इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए उनमें एक बैलेंस सिस्टम लाने के लिए ताकि इंडियन हायर एजुकेशन डेवलप हो सके और भी बेहतर तरीके से। इसी के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया है। जैसे जो रिकमेंडेशन दिया गया है उनमें से एक मेन रिकमेंडेशन है भारत विधवा कोष। ये क्या है? ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड, ये एक फंड बनाने की बात किया गया है जिसमें 10 बिलियन का खर्च आएगा। इसमें से क्या किया जाएगा? 50% मतलब 5 बिलियन जितने भी डायस्पोरा से या फिर फिलेंथ्रोपी जो क्या करते हैं पैसे दान करते हैं उनके द्वारा दिया जाएगा और 50% मतलब 5 बिलियन
सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। और इसी के साथ एक विश्व बंधु स्कॉलरशिप स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और विश्व बंधु फेलोशिप जो जितने भी फैकल्टी रहते हैं या फिर रिसर्चर्स टीचर्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सब में उनका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यह फेलोशिप विश्व बंधु फेलोशिप और स्टूडेंट का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए विश्व बंधु स्कॉलरशिप ये दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इन रिकमेंडेशन में यही बताया गया था। इन्हीं रिपोर्ट में और भी बताया जा रहा है इंडिया का जो स्टूडेंट का अब्रॉड जाना स्टडी के लिए वो कितना है। अगर एक स्टूडेंट इंडिया में आता है पढ़ने के लिए तो उसी के साथ 28 स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाता है। इतना ज्यादा इंडिया का स्टूडेंट बाहर जाने का रेट है। ठीक है, तो इसी को कम करने ये गैप को फुलफिल करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है टीबी वैक्सीन को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया का भारत बायोटेक इंटरनेशनल ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, और बायोफैब्री ये कहाँ का, स्पेन का कंपनी है। ये दोनों कंपनी मिलकर एक टीबी का वैक्सीन बनाने का एग्रीमेंट किया है। कौन सा वैक्सीन, एम टीबी वैक ये नाम है टीबी वैक्सीन का, एम टीबी वैक, वैक्सीन से वैक और टीबी से टीबी और एम, ये वैक्सीन का नाम है। अच्छा, इसे कौन कौन मिलकर बनाएगा, भारत बायोटेक और बायोफैब्री, ये स्पेन की कंपनी है, और भारत बायोटेक इंडिया का हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। ये दोनों मिलकर एम टीबी वैक ये टीबी का वैक्सीन बनाने के लिए जॉइंट एग्रीमेंट किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यही शायद लास्ट न्यूज है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है जापान का रॉकेट को लेकर। जापान का एक H3 रॉकेट है जो अभी सेकेंड स्टेज पे आकर फेल हो चुका है। H324L ये H3 रॉकेट का एक कैटेगरी है। इसी का टेस्ट चल रहा था, ये H324L जो अपना सेकेंड स्टेज पे आके फेल हो चुका है। इसी के साथ और एडिशनल जो दिया हुआ था उसमें बताया जा रहा था चंद्रयान 5 इंडिया का जो चांद में जाने का जो मिशन है चंद्रयान 5 वो 28-29 में शायद होगा, और उसे जापान और इंडिया मिलके ये जापान और इंडिया मिलके करेंगे। ठीक है, इसका नाम दिया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स। यह बताया जा रहा है ये चंद्रयान 5 मिशन इसरो और जापान का जाक्सा ये दोनों मिलकर करेंगे। तो इसमें जो रोवर रहेगा वो कौन देगा, रोवर जो दिया जाएगा वो कौन देगा, जापान देगा। जापान का जो H3 रॉकेट है इसी को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। और जो लूनर है वो कौन, लूनर लैंडर कौन बनाएगा, ये बनाएगा इसरो। इसी के साथ देख लेते हैं चंद्रयान 5 का मिशन क्या रहेगा। चंद्रयान 5 क्या करेगा, जो शैडो परमानेंटली शैडो रीजन है जो चांद का उसी में वोलेटाइल मटेरियल और पानी ये दोनों चीज का खोजने का काम करेगा साउथ पोल में, चांद के साउथ पोल में। तो ये था चंद्रयान 5 को लेकर और जापान का H3 रॉकेट को लेकर कुछ न्यूज। इसी के साथ हमारा क्लास आज यहीं पर खत्म होता है।